जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। भारत में जो पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है, कांग्रेस का नाम आता है, तृणमूल कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, राष्ट्रीय जनता दल का, जनता दल यूनाइटेड का, पहले समता पार्टी भी हुआ करती थी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कितनी सारी है, डीएमके, अन्ना द्रमुक, बहुत सारी पार्टीज का नाम आता है। लेकिन अगर सबसे पुरानी पार्टीज का नाम लिया जाता है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1885 में इसकी स्थापना हुई। और दूसरे नंबर पर अगर नाम लिया जाता है तो पहले भारतीय जनसंघ की शुरुआत हुई थी 1980 में, वो भारतीय जनता पार्टी हुआ और भारतीय जनता पार्टी आज तक चल रही है, आज उसकी सरकार भी है। लेकिन अगर कांग्रेस जैसी एक परिपक्वता वाली पार्टी, परिपक्वता उम्र के हिसाब से कह रहा हूँ, विचारों के हिसाब से तो कांग्रेस में कोई परिपक्वता आज विशेष तौर पर दिखाई नहीं देती है, लेकिन उम्र के हिसाब से 1885 में ह्यूम ने शुरू की, कैसे शुरू की, क्यों शुरू की, कारण क्या था, वो सब दूसरी बात है। वो आप कांग्रेस के 100 पाप जो प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने किया था ना, पांच पांच प्रोग्राम किए थे, तो उसमें देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कितनी परिपक्वता थी, कितनी चालूपंथी थी, क्यों शुरुआत की गई थी अच्छे तरीके से। लेकिन अभी राहुल गांधी जो उनके बड़ी पकी हुई उम्र के युवा लीडर हैं, वो जिस तरीके की बात कर रहे हैं, 2008 में जब वो चीन जाकर के आए, बात आई कि एमओयू चीन से किया गया, चीन के बारे में बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आखिर चीन से वो क्या सीखना चाहते हैं? चीन क्या सिखाएगा हमें? चीन हमें सिखाएगा भारत को, या भारत चीन को सिखाएगा? भारतवासी चीन वासियों से सीखेंगे या चीनवासी भारतवासियों से सीखेंगे? ये ऋषि महर्षियों की धरती कौन सी है, भारत है या चीन है? हम जम्बूद्वीप की बात करते हैं तो सारा का सारा आता है, लेकिन जम्बूद्वीप का जो क्रक्स है, जो उसका मूल है, वो मूल कहाँ है? उस मूल की बात तो त्र्यंबकेश्वर की होगी, उज्जैन के महाकालेश्वर की होगी, श्री अयोध्या जी की होगी, श्री मथुरा जी की होगी, श्री द्वारकाधीश जी की होगी, माँ कामाख्या की होगी। ये तो सब कुछ इस भारतवर्ष में है। तो हमें चीन से क्या सीखना है? हमें सीखना हो नहीं सीखना, लेकिन राहुल गांधी को क्या सीखना है, इसके बारे में कुछ विशेषज्ञों के द्वारा हम मालूम कर लेते हैं। आपसे निवेदन है, ये जम्बू टॉक्स है, जम्बू थॉट्स है, हमारे इस निवेदन को कृपया स्वीकार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर एक्टिवेट करें, क्योंकि कई बार देखा जाता है हमारे नोटिफिकेशंस लोगों तक पहुंचते ही नहीं है और रिकमेंडेशन में जाता ही नहीं है, क्योंकि चैनल जरा खरी खरी बात करता है तो यूट्यूब की हमारी पर विशेष कृपा अक्सर बनी रहती है। वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो रीच बढ़ेगी, शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा, और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे नए बनते हुए पॉडकास्ट स्टूडियो के लिए, टेक्निकल रिसोर्सेज के लिए आर्थिक सहयोग आप अवश्य हमें कर सकते हैं, ऐसा आपसे निवेदन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई हैं। प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी हमारे साथ में आज बने हुए हैं। गुरु जी प्रणाम, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। तो गुरु जी, राहुल गांधी चीन से ना कुछ सीखना चाहते हैं। अब राहुल गांधी चीन से क्या वो मैगी बनाना सीखना चाहते हैं, कोरोना वायरस बनाना सीखना चाहते हैं, या छोटी छोटी आंखों वाले गणेश जी बनाना सीखना चाहते हैं? आज के गणेश जी की मूर्तियां वहां से भी आती हैं, आंखें छोटी हो गई गणेश जी की, तो सीखना क्या चाहते हैं? नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी भारत की एक वर्तमान में जो पार्टियां हैं उसमें सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर के फॉलोअर देश में आज भी लाखों लोग फॉलोअर हैं। तो वो एक तरह के राजपुरुष हैं, जिसके लाखों अनुयायी हों वही राजपुरुष होता है। और तो फिर वर्तमान लोकतंत्र में, और वैसे भी लोकतंत्र नहीं था तब भी, जिसके साथ बाहुबल हो, धनबल हो, लोभ हो, शक्ति हो, वो राजपुरुष है। तो राजपुरुष ये सब नहीं सीखेगा, कोई मेडिकल चीज नहीं सीखेगा, कोई आर्ट नहीं सीखेगा, वो कोई राजकीय नीतियां सीखेगा। अब जो प्रश्न है आपका वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए कि राहुल गांधी जिस पार्टी के वर्तमान में नेता हैं, उस पार्टी को अगर पहले का नहीं भी देखें, क्योंकि वो पार्टी लगातार बदलती रही है। पहले एओ ह्यूम आए तो वो उनका कुल काम था कि अंग्रेजों की सेवा में सारी सूचना दे दें कि लोगों के मन में ये भाव उठ रहे हैं। खासतौर से तब तक कांग्रेस के सदस्य केवल धनी लोग हो पाते थे, है ना, धनी और अंग्रेजी दान लोग सदस्य होते थे और होड़ मची थी। ये हवा बन गई थी कि अगर कोई कांग्रेस का नेता होगा तो अंग्रेजों के बहुत निकट हो जाएगा,
उस समय की स्थिति। ज़्यादातर आजकल लोगों को कुछ पता नहीं है। तो बड़े बड़े जमींदार, जागीरदार और लंदन जाकर पढ़ने की इच्छा वाले बहुत से लोग कांग्रेस में जाने लगे थे। क्यों? क्योंकि इसके जरिए जैसा सामान्य व्यक्ति का होता है कि भाई जो शासन कर रहा है उसके नज़दीक हो, कुछ लाभ मिलेगा। तो कांग्रेस में शुरू में वो लोग गए जो अंग्रेजों के प्रिय होना चाहते थे। फिर जब इस लोगों को लगा, जो देशभक्त लोग थे, तेजस्वी लोग थे, ज्ञानी लोग थे, उनको लगा कि अरे फिलहाल तो हम सशस्त्र ढंग से तो इनको भगा नहीं सकते। अंग्रेज आए तो थे यहाँ व्यापार के नाम पे, और छल प्रपंच तिकड़म फरेब करके बहुत फैल गए, और बाद में ब्रिटिश शासन को बुला लिया। तो अब जो है, अब क्या किया जाए? अब तो इन्होंने कांग्रेस बनाई है, यही एक प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम जो बात करेंगे उसका देश भर में ये लोग भी प्रचार करेंगे, क्योंकि अंग्रेज कांग्रेस की बातों को काफी प्रचारित करते थे। तो इसलिए जो बुद्धि संपन्न लोग थे, और उस समय ये देख लिया था कि हमारे जो क्रांतिकारी हैं वो चाहे जितने वीर हों, जितने भी तेजस्वी तपस्वी हों, लेकिन उनके पास कुल मिलाकर शस्त्र बहुत थोड़े हैं। और भारतीयों को यही एक सेना खड़ी कर दी थी धीरे धीरे इन्होंने, ब्रिटिश आर्मी कह के, ब्रिटिश इंडियन आर्मी। तो उसके पास शस्त्र बहुत अधिक हैं। तो एक स्टैंडिंग आर्मी यानी शस्त्रों से सज्जित सेना के विरुद्ध अलग अलग उत्साही लड़के लड़कियां जो हैं वो छुटपुट वीरता तो बड़ी बड़ी कर सकते हैं, किसी बहुत बड़े को भी मार सकते हैं, लेकिन इस सेना का क्या करेंगे? और सेना के मुकाबले तो नहीं होगा, तो बौद्धिक रूप से ही इनको घेरना पड़ेगा। तो लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इन लोगों ने सोचा कि इसको भी माध्यम बना। श्री अरविंद, चित्तरंजन दास, बहुत से लोग इसको, कांग्रेस को माध्यम बना लिए अपनी बात को फैलाने का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी इसीलिए उसमें गए। तो फिर दौर वो आया, यानी एक है कि साहब अर्जी लगा रहे हैं अंग्रेजों के सामने कि माई बाप थोड़ा सा हमको ये सुविधा दे दीजिए, है ना। वास्तव में कांग्रेस के लोगों के शुरू की जो दरख्वास्त है, आजकल तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, शुरू के प्रस्ताव है वो इसी भाषा में है। माई बाप आप बहुत महान हैं, हम आपकी विनम्र दीनहीन प्रजा हैं, कृपा करके हम पर यह सुविधा कीजिए। यहाँ तक कि गांधी जी ने भी बारंबार लिखा कि हम तो ब्रिटिश शासन की सबसे वफादार, सबसे निष्ठावान प्रजा हैं। बिल्कुल, ये सब लोग, जवाहरलाल नेहरू वगैरह, सब अपने को ब्रिटिश शासन की निष्ठावान प्रजा कहते थे, और बड़ा गौरव इसमें महसूस करते थे कि हम ब्रिटिश प्रजा हैं, हम तो ब्रिटिश प्रजा हैं। तो लोकमान्य तिलक लेकिन उसके पहले आए, जिन्होंने ये भाषा नहीं बोली। उन्होंने कहा स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। तो उन्होंने ब्रिटिश प्रजा होने का कोई गौरव नहीं किया, तो उनको मांडले जेल भेज दिया बर्मा में, और तरह तरह से आप जानते ही हैं सब। तो कांग्रेस बदलती रही है, कहने का आशय ये है। फिर इसके बाद जब अंतिम समय आया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के डर से अंग्रेज जाने को मजबूर हो गए, तो उन्होंने जल्दी जल्दी तलाशा कौन हमारा ऐसा है जो अगर हम गद्दी दे के जाएं तो हमारे प्रति वफादार रहेगा। तो वो गांधी नेहरू को तलाश लिया। अभी उसके इतिहास में नहीं जाएंगे, अभी राहुल गांधी विषय। तो कहने का अर्थ ये है कि 3-4 रूप तो कांग्रेस ने 47 के पहले बदल लिए। 47 के बाद जवाहरलाल नेहरू ने कोशिश की कि वो सोवियत संघ से प्रभावित हैं, तो ये थोड़ा कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट झुकाव वाले लोग कांग्रेस में भर जाएं, बाकी लोग निकल जाएं। तो लेकिन उस समय कांग्रेस का वातावरण बड़ा देश के अनुसार था। हिंदू समाज का जो वातावरण है उसी से तो ये लोग आए थे, भले कितने भी बड़े हों, कितने अंग्रेजी परस्त भी हो गए हों। तो इनको शील, संकोच, व्यवहार हिंदुओं वाला निभाना पड़ता था। इसलिए चाहे वो मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय को बाहर करने का प्रयास हो, चाहे राजर्षि टंडन को, लेकिन नेहरू ने बड़े तरीके से, सलीके से किया। यानी कि कहीं तीखी आलोचना कर देते थे, कहीं घर में मिलने चले जाते थे, शादी ब्याह में पहुंच जाते थे, सबके घर में कोई पूजा उत्सव कथा व्रत हो वहां भी पहुंच जाते थे। आत्मीयता भी दिखाना और अपनी अप्रसन्नता भी दिखाना। तो ये लोग शील संकोच वाले थे, धीरे धीरे किनारे हो गए। राजर्षि टंडन ने इस्तीफा दे दिया, और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कौन इससे मुंह लगे, कुछ भी हो, कल तक ये मोतीलाल भाई का ही बेटा था, तो चल गद्दी तू ही संभाल ले, हम विद्या का काम करते हैं। तो विश्वविद्यालय में ध्यान दिया। ऐसे सब लोग किनारे हो गए। तो उसके बाद 5वां इसको रूप दिया जवाहरलाल नेहरू ने, 5वीं बार मोड़ दिया, इसको समाजवादी बना दिया, सोशलिस्ट। लेकिन मुंह से नहीं कहा, नहीं, क्योंकि वो पुराने संस्कार के थे, तो अपने आप को भारतीय ही कहते रहे, जिसका व्यवहार में अर्थ होता है हिंदू। क्योंकि आप देखिए तो सबसे ज्यादा शादी ब्याह मिलना जुलना हिंदुओं से ही करते रहे जवाहरलाल नेहरू। सबसे ज्यादा तो उनका ब्राह्मणों से ही मिलना जुलना था। उत्तर प्रदेश के सारे ब्राह्मण उनको अपना नेता मानने लगे। तो ये कोई पागल थोड़ी हैं ब्राह्मण, ऐसा उन्होंने कुशलता से ऐसी छाप छोड़ी
ऐसा व्यवहार किया, ऐसा शिष्टाचार आना जाना किया कि उनको, और हमारे यहाँ लोग सोचते थे ठीक है थोड़ा सा बहकता है, थोड़ा कुछ भी बोलता है, लेकिन है तो अपने घर से, अपने हिंदू समाज का ही बेटा, कुछ करेगा ही। तो ऐसे वो चलते रहे। तो जवाहरलाल नेहरू के बाद फिर इंदिरा गांधी आई, तो वो उनको सोवियत संघ ने बनाया शास्त्री जी की हत्या के बाद। और शास्त्री जी की हत्या में तत्कालीन स्टालिन आदि का हाथ है, ऐसा हमारा मानना है। जो भी मतलब उस समय के नेता थे स्टालिन के बाद, सोवियत संघ के तत्कालीन नेताओं का हाथ है। तो उसके बाद इंदिरा गांधी से जो भी शर्त और सौदेबाजी हुई हो, इंदिरा गांधी बन गई। तो उसके बाद ये एक छठवां फेज आया जिसमें उन्होंने बड़ी कुशलता से कम्युनिस्टों को महत्वपूर्ण पदों में बैठाया, विश्वविद्यालयों में, इतिहास में, साहित्य में, खासकर इतिहास, साहित्य और समाजशास्त्र के विभागों में केवल कम्युनिस्ट भर दिए। और सारी वैसे यहाँ तक कि दार्शनिक भी एक मूर्ख किस्म के कम्युनिस्ट को बना दिया, उसको बहुत बड़ा विद्वान, जो कहने लगा कि चारवाक ही भारत का सबसे महान दार्शनिक है, ऋषि महर्षि सब बहुत मामूली लोग थे और ये तो ऐसे ही थे, धार्मिक लोग थे, कम ज्यादा नहीं जानते थे दर्शन को। असली दार्शनिक चारवाक हुआ है, यानी जिस आदमी के मुश्किल से कुछ श्लोक मिलते हैं, पूरा दर्शन व्यवस्थित है ही नहीं है, उसको भारत का सबसे बड़ा दार्शनिक देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने भारतीय दार्शनिक परिषद के अध्यक्ष रहते हुए लिखित रूप से दिखाया, प्रचारित किया और पुस्तक भी लिखी, लोकायत बहुत बड़ी। तो ये एक अलग अगला मोड़ है, छठवां मोड़ इंदिरा गांधी लाई। इसके बाद फिर अपने उत्साह में उन्होंने पहले भिंडरावाले को बढ़ने दिया, उसके बाद फिर जब देखा कि भिंडरावाला तो राज्य के लिए ही खतरनाक हो गया है, तो फिर अचानक सीधे जो सबसे पवित्र स्थान है सिखों का, तो वहीं पर स्वर्ण मंदिर में ही, क्योंकि ऑपरेशन करना पड़ गया, मजबूरी थी, तो वो बहुत बुरी चीज़ थी। और उस कंफ्यूजन को फैलने दिया, ये भी नहीं किया कि पहले प्रचार करें ठीक से देश भर में कि अरे देखो भाई, स्वर्ण मंदिर को तो हम इतना पूजते हैं, हर से माता को पूजते थे, इसका प्रचार पर्याप्त नहीं किया। अचानक जो ऑपरेशन किया तो उसको भिंडरावाले को जितना वो दुष्ट था और भारतद्रोही था उतना ठीक से प्रचारित नहीं किया। तो उनके उस ऑपरेशन से बहुत सारे जो भावना वाले सिख थे वो नाराज हो गए और परिणाम उनकी हत्या के रूप में सामने आया। अब उसके बाद राजीव गांधी आए। राजीव गांधी तो बेचारे हवाई यानी आधुनिक तकनीकी के जानकार थे और तब तक सोवियत संघ विकसित हो गया था, होने लगा था, हुआ तो नहीं था तब तक, लेकिन विकसित होने लगा था। तो उन्होंने अमेरिका की ओर झुके और उन्होंने सोचा कि भाई अब नई अर्थनीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह लानी चाहिए, टेक्नोलॉजी लाना चाहिए। तो राजीव गांधी आए। राजीव गांधी गए तो नरसिंह राव ने उसको बहुत अच्छे से, उनकी नीतियों को और अच्छे से आगे बढ़ाया। और इसके बाद फिर धीरे धीरे वातावरण बदलता गया, हम सभी जानते हैं। तो मुख्य बात यह है कि जो राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस के सूत्र संभाले और उनका लाडला किसी तरह आगे बढ़े, इसके लिए जो उन्होंने जी तोड़ कोशिश की, बड़ी होशियारी से। लड़का तो बिल्कुल इच्छा नहीं रखता था खास राजनीति में, अभी भी उनका आधा मन राजनीति में रहता है, आधा बाकी घूमने फिरने, गप्पे मारने, लोगों से ऐसे मिलना जुलना, सुंदर बातें करना, इस सब में रहता है। यहाँ गए वहाँ गए, मालिश कराई ली, कुछ और सेवा कर ली, घूम लिया, ऐसे सब करते रहते हैं। मुख्य बात यह है कि एक, जिसे कहते हैं, जिस बात पर ध्यान जाना चाहिए, नोटिस जिसका ली जानी चाहिए, नोटिस आजकल की भाषा में जिस बात की नोटिस ली जानी चाहिए वो ये है कि ना तो राहुल गांधी जी ने कभी भी उतना राष्ट्र की राजनीति के केंद्र में आने के बाद ना तो अपने नाना का नाम लिया कभी, नाना भी क्यों, परनाना हुए ना, अपने परनाना का, यानी अपने पिताजी की माँ के पिताजी, यानी पिताजी के नाना का, यानी परनाना का कभी नाम नहीं लिया। कभी कभी जिसे कहते हैं जन्म जयंती, उत्सव समारोह, मेला ठेला, इसमें नाम ले लेना, वो तो ऐसे ही है जैसे कोई, अच्छा, और कभी उनकी फोटो टांग देना। तो कभी लोग जैसे देवी देवताओं की फोटो टांगते हैं, कुछ लोग किसी पवित्र जो उनका श्रद्धा स्थान है, अगर जैसे इस्लाम में अल्लाह के द्वारा बनाई हुई किसी भी चीज़ की फोटो वर्जित है, मनुष्य की भी नहीं, पशु पक्षी की भी नहीं, चिड़ियों की भी नहीं, तो वो वहाँ का, मक्का चूंकि अल्लाह ने उस रूप में भवन नहीं बनाया है तो उसकी एक झलक का फोटो टांग देते हैं, क्योंकि बाकी फोटो कर नहीं सकते। या अपने प्रमुख नेताओं की फोटो आजकल टांगने लगे हैं।
और जो ईसाई हैं वो जो पवित्र प्रेतात्मा है होली घोस्ट, और पवित्र प्रेतात्मा के द्वारा जो कुंवारी माँ को गर्भ धारण हुआ था तो कभी कभी उनकी फोटो टांग देते हैं, नहीं तो ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड की फोटो टांगते हैं। ऐसे सब चलता है। तो ऐसे जवाहरलाल जी की फोटो भी टांग देंगे, औरों की टांग देंगे, लेकिन जो उनकी नीतियां हैं, नेहरू जी की नीतियों की चर्चा, जब आप एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं तो नीतियों पर बात होनी चाहिए। तो राहुल गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू जी की नीतियों की कोई चर्चा नहीं की। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू के समय जो भारत था वो न तो सेकुलर था और न सोशलिस्ट था, वो एक लोकतांत्रिक गणराज्य था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, है ना। भारत शासन जो है वो एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। ये जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं पॉलिटिकल ड्राफ्ट कमेटी के नाते ये शब्द लिखे थे, जो कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में रखे और जो पारित हुआ सर्वसम्मति से। तो नेहरू जी के समय का भारत क्या था? संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, ना तो वो सेकुलर था और ना ही सोशलिस्ट था। तो ये राहुल गांधी ने कभी भी ऐसे किसी भारत की बात नहीं की जो संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य हो, जो सेकुलर नहीं हो और सोशलिस्ट नहीं हो, कभी बात ही नहीं की। तो इसका अर्थ है कि नेहरू जी उनके आदर्श नहीं है। इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे सबसे यशस्वी परनाना, जिन्होंने भारत के वर्तमान राजनीतिक ढांचे के निर्माण में बहुत निर्णायक योगदान दिया, सारा विश्व मानता है, तो उन परनाना जी ने जैसा भारत राजनीतिक तौर पे बनाया था, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, हमको तो वही चाहिए। बाद में किसी दबाव से और किसी असामान्य परिस्थिति में जो भी परिवर्तन लाए गए हैं वो हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं कहा। तो जवाहरलाल नेहरू से वो जानते नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अपने परनाना की नीतियां क्यों नहीं जाने जब आप पार्टी में हैं? लेकिन वो भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का कोई आग्रह नहीं करते, बल्कि जो संप्रभु लोकतांत्रिक सेकुलर सोशलिस्ट, एक विचित्र से अपरिभाषित शब्द, क्योंकि संसार में कोई भी बड़ा राज्य सेकुलर घोषित नहीं है। इंग्लैंड सेकुलर नहीं है, फ्रांस सेकुलर नहीं है, जर्मनी सेकुलर नहीं है, स्विट्जरलैंड, स्वीडन कोई सेकुलर नहीं है, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्पेन कोई सेकुलर नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी सेकुलर नहीं है। तो भारत को आप सेकुलर क्यों बनाने चाहते हो? सोवियत संघ सेकुलर नहीं था, रूस सेकुलर नहीं है, तो आप इसे कार्टून क्यों बनाना चाहते हो? राहुल गांधी ने कभी प्रश्न नहीं उठाया कि भाई किसी दबाव में मेरी पिता की माँ जो हैं, यानी मेरी दादी हुई, तो उन्होंने अगर ये जो विचित्र से शब्द घुसेड़ दिए थे तो कोई बात नहीं, उनके भी पिताजी ने जो भारत बनाया था संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, हम उसे बनाएं, आओ, सबका आह्वान करते संसद में। वो पप्पी झप्पी क्या क्या लेते रहते हैं मोदी जी की, लेकिन ये झप्पी उन्होंने कभी नहीं ली कि आइए हम और आप मिलकर हमारे पिता के माने हमारे जो परदादा परनाना क्या कहेंगे, यानी हमारी दादी के पिताजी, जो कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक संरचना के प्रमुख संरचनाकार हैं, उनके बनाई हुई बात को फिर से करें, इस पर सर्वसम्मति करते हैं और भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य पुनः बनाया जाए। ये क्या विचित्र सी, जैसे कोई सुंदर सी वस्तु में कोई भद्दा दाग लगा दे, ऐसे ये दो विशेषण कहाँ से जोड़ दिए गए हैं? सेकुलर सोशलिस्ट, इनको हटाइए और भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएं, ऐसा नहीं कहा। फिर उन्होंने कहा था कि ये संविधान जो है वो हिस्ट्री ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है, और तो ये भी उन्होंने कभी नहीं कहा कि संविधान तो जल्दबाजी में तैयार किया गया था और आइए इस पर पुनः विचार करें, सारे संसद सदस्य भारत के मिलकर संविधान के बारे में पुनर्विचार करें। नए भवन में ही कह देते कि बहुत सुंदर मोदी जी नया भवन बनाया है और अब आइए सब लोग मिलकर जो इसकी मूल संरचना थी आधुनिक राजनीतिक ढांचे की, जो हमारे दादी के पिताजी ने की थी, उस पर से चर्चा करें और इसको फिर वैसा बनाए। तो ये भी चर्चा नहीं की। हिस्ट्री ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है, हड़बड़ी में रचित एक दस्तावेज है संविधान, ये भी उन्होंने कभी नहीं कहा, बल्कि कुछ ऐसे रटते रहे कि जैसे संविधान नहीं हुआ, वेद है और इस और पुराण है, उपनिषद है, क्या है, कुरान है, बाइबिल है, क्या है मालूम नहीं। भाजपा के भी कई नेता इसी प्रकार का प्रलाप करते हैं कि संविधान, वेद, पुराण, बाइबिल, कुरान कुछ भी है। तो वो राहुल भाई भी उन्हीं जैसे बोलते हैं, कुछ भी कोई विचार नहीं किया। तो जवाहरलाल नेहरू की किसी भी बात को नहीं माना। सारे हिंदू समाज के वो स्वयं कहते थे कि मैं तो कोई ईश्वर में ज़्यादा विश्वास नहीं करता,
लेकिन प्रयाग जाते थे तो कुंभ मेला में गंगा जी में 1 लोटा दूध भी डाल देते थे, पूजा भी कर देते थे और कहा कि मेरी राख जो है वो गंगा जी और हिमालय और कहाँ-कहाँ डाला जाए। तो मतलब भारत की पवित्रता, भारत की दिव्यता, भारत के देवत्व का वो सदा सम्मान करते थे, बोल कर करते थे। ये नहीं कि कर्मकांड करके फोटो खिंचवा दी, नहीं, उसके पक्ष में विधिवत तर्क रखते थे। तो ये भी राहुल गांधी कभी करते नहीं देखे गए। न तो राहुल गांधी को भारत की यानी हिंदू समाज की विशेषकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिंदू समारोहों में ही जवाहरलाल नेहरू जाते थे, कुंभ मेला में ही जाते थे, वो किसी उर्स-पुर्स में नहीं जाते थे। और ना ही किसी चर्च के बड़े आयोजन में जाते थे जिसमें वो उनका प्रिय स्टालिन और स्टालिन का बेटा जाता है। और जैसे ये स्वयं केरल वगैरह में चर्च में घूमते हैं, ऐसा जवाहरलाल नेहरू तो कभी नहीं घूमे। जो भी महत्वपूर्ण आयोजन में गए वो तो कुंभ में गए, हिंदू उत्सवों में गए, हिंदू मेलों में गए, तो और सम्मान के साथ गए और सभी सारे हिंदू उनको अपना प्रिय मानते थे। क्योंकि मैंने स्वयं उन्हें देखा है, तो हम जानते हैं कि वो मुख्यतः हिंदुओं के सबसे प्रिय नेता थे उस समय के। और लोग उनकी समाजवाद अमाजवाद की बातों को सोचते थे, कोई अच्छा देश का भला चाहता है, कोई समस्याएं निपटाना चाहता है, इतना ही जानते थे। और वो इसी ढंग से बोलते भी थे, सरल ढंग से, बहुत सरल ढंग से लोगों के बीच बोलते थे, वहाँ कोई फालतू की बातें नहीं करते थे। तो जवाहरलाल नेहरू का कभी भी उल्लेख नहीं करते नीति के मामले में राहुल गांधी। फिर उनकी माँ इंदिरा गांधी आई तो वो शुरू में तो सोवियत संघ के दबाव से उन्होंने कम्युनिज्म को भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को, उनके लेखकों को, पत्रकारों को बड़े बड़े अखबारों में अखबार के मालिकों से कह के जगह दिलाई। अखबार के मालिक को सारे कम्युनिस्ट लेखक और पत्रकार गाली देते थे कि ये पूंजीपति हैं और ये तो जनता के शोषक हैं। तो अखबारों के मालिक स्वाभाविक है किसी भी कम्युनिस्ट को संपादक नहीं रखना चाहते थे। तो इंदिरा गांधी ने दबाव देकर कम्युनिस्ट संपादकों को बड़े बड़े टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और दक्षिण भारत के भी जो बड़े बड़े अखबार थे हिंदू आज, सब में कम्युनिस्टों को इंदिरा गांधी ने मालिकों से कहकर रखवाया कि नहीं, ये हमारा आदमी है, इसको रखो। तो इस प्रकार, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, बाद में अचानक उनको पता चला कि नहीं, भारत में अगर रहना है तो भारत की आध्यात्मिकता को महत्व देना होगा। तो फिर वो माँ आनंदमयी के पास भी गई। भारत माता मंदिर जो परम पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने बनवाया था, इसके उद्घाटन में भी गई स्वयं। तो भारत माता मंदिर, क्योंकि उस कार्यक्रम में उस समय में सत्यमित्रानंद जी की पत्रिका समन्वय साधना पथ का संस्थापक संपादक था, निकट ही था, तो वहाँ मैं स्वयं दोनों ही कार्यक्रम में मौजूद था। और अब चूँकि वो नहीं है इसलिए इस कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सच ये है कि वहाँ आप सरसंघ चालक जी को भी बुलाइए और प्रधानमंत्री को भी बुलाइए, ये आग्रह मेरा ही था, जिसे परम पूज्य स्वामी जी ने मान लिया। और फिर इन लोगों ने कहा कि हम एक साथ नहीं आएंगे। इंदिरा गांधी ने ही कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप सरसंघ चालक जब चले जाएं तब आप आइए। मतलब एक तारतम्य में बैठा लिया कि एक बार जिस समय तक इंदिरा गांधी जी रहें उस समय सरसंघ चालक नहीं रहे। तो ये, लेकिन आए दोनों। तो भारत माता मंदिर के उद्घाटन में भी इंदिरा गांधी गई, आनंदमयी माता के यहाँ गई, बहुत सारे धार्मिक स्थानों में गई और अपने को एक पुस्तक भी उन्होंने यशपाल के सहयोग से लिखी, तो जिसमें ये बताया कि हाँ, ये जो भारत की आत्मा है, जो सनातन धर्म है, वही भारत की आत्मा है और मैं उसी प्राचीन सनातन भारत को आगे ले जाना चाहती हूँ। ये इंदिरा गांधी ने बाकायदे पुस्तकाकार भी छपा है उनके नाम से। उसमें जिन लोगों ने सहयोग दिया है वो ठीक है, उनके सहयोगी थे यशपाल वगैरह, लेकिन वो पुस्तक तो उन्होंने, इतना तो वो जानती थी अंग्रेजी भी हिंदी भी, कि स्वयं पढ़ी और कहा कि ठीक है, ये मेरे नाम से जाना चाहिए। भारत की विस्डम, भारत की बुद्धिमत्ता, भारत की विद्या, भारत का अध्यात्म, यही भारत है। ये इंदिरा गांधी ने भी पुस्तकाकार अपने नाम से छपवाया है, ये भी राहुल गांधी को पता नहीं है। ये तो बस कुछ वो फारसी थिएटर के डायलॉग बोलते रहते हैं, इश्क मोहब्बत प्रेम नफरत पता नहीं क्या है ना। ऐसा लगता है कि उनको कोई फारसी ड्रामा का बहुत अभ्यास है। जवाहरलाल नेहरू की कोई बात नहीं करते और इंदिरा गांधी जी की कोई बात नहीं करते और राजीव गांधी की भी कोई बात नहीं करते। राजीव गांधी की सबसे विशेषता क्या थी, बहुत ही सौम्य सुसंस्कृत व्यक्ति थे और उन पर कोई, ये वीपी सिंह ने मैंने उस समय ही कहा था, जबकि मैं उस समय राजनीति में इन्हीं लोगों के निकट था, जनता पार्टी वाले गुट के, लेकिन मैंने कहा था ये वीपी सिंह झूठ बोल रहा है, झूठा आरोप लगा रहा है, इसके पास कोई प्रमाण नहीं है।
बोफोर्स तोप में दलाली के, या तो दलाली इसने स्वयं खाई होगी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, और अब ये राजीव गांधी जैसे सीधे साधे आदमी को फंसा रहा है। ये मैंने उस समय ही लिखा था, तो ये लिखित लेख हैं, तो इसलिए ये उन राजीव गांधी की सरलता का भी इन्हें लेना देना नहीं। और वो टेक्नोलॉजी में बहुत रुचि लेते थे, तो उसमें ये राहुल जो हैं उसमें भी कोई दक्षता नहीं रखते, ऐसा नहीं लगता कि तकनीक को बहुत जानते हैं। तो इसका अर्थ है कि राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू से कोई प्रेरणा नहीं लेते, और जवाहरलाल नेहरू जिस भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के राजनीतिक स्वरूप के निर्माण में प्रमुख व्यक्ति थे, उस भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य पुनः बनाने के लिए भी राहुल गांधी कभी भी सक्रिय नहीं दिखते। कम्युनिस्टों के दबाव से जो सेकुलर सोशलिस्ट बना दिया गया भारत को, उसकी ही बात करते हैं। जो इंदिरा गांधी ने दबाव से बनाया था, इसका प्रमाण यह है कि बाकी समय वो सनातन धर्म और भारत की दिव्यता और प्राचीन भारत और भारत के अध्यात्म और भारत की संस्कृति पर बात करने लगी। ऐसी जगहों पे गई, भारत माता मंदिर के उद्घाटन में गई, मां आनंदमयी के आश्रम में गई, बहुत बड़े बड़े धार्मिक स्थानों में गई, लगातार गई, दक्षिण में गई, उत्तर में गई, पूरब में गई, पश्चिम में गई, सब जगह वो एक धार्मिक व्यक्ति की तरह जाती रही, बड़ी श्रद्धा से सिर ढक कर, एक बहू की तरह सिर ढक कर और श्रद्धा के साथ वो गई। यहाँ तक कि उनके जो सबसे प्रिय लोगों में से एक थे शंकर दयाल शर्मा, उन्होंने तो बाकायदे राष्ट्रपति बनने के बाद काशी विश्वनाथ में दशाश्वमेध घाट में स्नान करके, और जैसा होता है बिना सिला वस्त्र पहने हुए, कलश हाथ में लेकर और बाकायदे सब यात्रा करते हुए पूरा प्रसारण हुआ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कि भारत का राष्ट्रपति दशाश्वमेध घाट में पवित्र गंगा जी में स्नान करके और एक कलश में गंगा जल लेकर नंगे पांव चलता हुआ, और केवल अधो वस्त्र, वो भी बिना सिला वस्त्र लपेट कर विधिवत हिंदू पद्धति से पूजा कर रहा है विश्वनाथ भगवान का, ये प्रचारित हुआ। तो ये इंदिरा गांधी का प्रभाव था। तो उनसे भी राहुल गांधी प्रभावित नहीं है। राजीव गांधी भारत को स्वयं तकनीक संपन्न बनाने के लिए उन्होंने कई कदम उठाए, उनसे भी ये प्रभावित नहीं है। तो इसका जो भी इस पर किसका असर है ये पता नहीं, लेकिन ये चीन का बहुत नाम लेते हैं। तो हमें मानना चाहिए कि वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी है उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो चीन से कुछ सीखना चाहते हैं और चीन ही उनका आदर्श है। तो चीन आदर्श है। कभी भी उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी जो उनकी दादी के पिता थे उनसे कुछ सीखने की बात नहीं कही, अपनी दादी से सीखने की बात नहीं की, बस रस्म की तरह कभी नाम ले देते हैं जब उनकी जन्म जयंती मृत्यु दिवस हो तो, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू जी से कुछ नहीं सीखना है राहुल गांधी को, इंदिरा गांधी जी से कुछ नहीं सीखना है, क्योंकि ये दोनों भारतीय संस्कृति के, भारत की दिव्यता के, भारत की महानता के, भारत के ज्ञान के प्रशंसक थे, आराधक थे, सेवक थे। तो उनसे वो कुछ नहीं सीखना चाहते। उसके स्थान पर वो कम्युनिस्ट चाइना से सब सीखना चाहते हैं। अपने पिता की तकनीकी जो बुद्धि है वो भी उनमें नहीं है, तो वो केवल कम्युनिस्ट चीन से सीखना चाहते हैं। तो कम्युनिस्ट चीन से जो उन्होंने कुछ वहाँ का माल बाजार में, भारत के बाजारों में बांटने के लिए जो भी संधि की हो, वो आर्थिक पक्ष है। उससे हो सकता है कि यहाँ चंदा कम पड़ रहा हो तो उससे लाभ ले रहे हो, कुछ हो, हम अभी उस पर नहीं जाते, क्योंकि जब राजनीति की बात हो तो राजनीति की बात होना चाहिए। उन्होंने उससे कोई कमाई की होगी तो भारत सरकार का काम है कि जांचे कि सोनिया जी और राहुल जी ने चीन से क्या कमाई की, चीन के माल को बाजार में पाट कर बीच में कोई कमीशन लिया नहीं लिया, वो मुझे पता नहीं और मेरी इसमें रुचि भी नहीं है, क्योंकि जितने संपन्न परिवार के वो हो गए हैं उन्हें कमीशन की क्या जरूरत है। पार्टी के लिए होगा तो फिर उसमें सारी पार्टी जिम्मेदार है, अकेले राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो जिम्मेदार नहीं है। तो इसलिए मैं उस विषय में चीन के माल को भारत के बाजारों में पाट दिया गया सोनिया राहुल जी के दौर में, इस पर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन वो चीन से सीखना चाहते हैं बारंबार। चीन ही उनका आदर्श है, चीन ही उनका आराध्य है, चीन ही उनके हृदय में बसता है, चीन ही उनकी बुद्धि में बसता है, चीन ही उनके सपने में आता है, चीन ही उनका भविष्य का सपना है। तो इसलिए
ये जरूर चर्चा करनी चाहिए कि चीन से वो क्या सीखना चाहते हैं। तो चीन की क्या विशेषताएं, कम्युनिस्ट चीन की बात करते हैं, वो किसी प्राचीन चीन, उन्होंने कहा हो कि जो हम सभी जानते हैं कि चीन बहुत समय तक, सैकड़ों वर्षों तक हिंदू राष्ट्र रहा है, हिंदू राज्य रहा है। महाभारत काल में चीन भारतवर्ष का एक जनपद था जहाँ सनातन धर्म का ही वैभव था। इसके बाद भी कनिष्क आदि के शासन में भी वो सनातन धर्मी था, हिंदू था। चीन बहुत समय तक हिंदू राष्ट्र रहा है। ये तो अंग्रेज जब आए तो उन्होंने बौद्ध मत की बहुत बात की, लेकिन चीन में भगवती दुर्गा, भगवती लक्ष्मी, भगवती सरस्वती, विष्णु भगवान, कुमार कार्तिकेय, भगवान शंकर, इनकी लाखों मूर्तियां मिली हैं। इससे सिद्ध होता है कि चीन एक हिंदू राज्य है। तो उस हिंदू चीन की कोई बात नहीं करते। बौद्ध राज्य तो खैर चीन कभी था ही नहीं, वो हिंदू राज्य ही था, लेकिन ये अंग्रेजों ने और यूरोपीय लोगों ने जानबूझकर हिंदुस्तान से और हिंदू धर्म से भयभीत होने के कारण चीन को बौद्ध प्रचारित किया। लेकिन बौद्ध धर्म की भी ज्यादा चर्चा नहीं करते। बौद्ध धर्म तो बहुत कठिन है। बौद्ध धर्म तो अभिजात का धर्म है, क्योंकि उसमें जो शील की बात करते हैं, जितने उच्च आचरण की, तो बौद्ध धर्म तो सर्वजन के लिए है ही नहीं है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि अल्पकास्ते मनुष्येषु ये जना पारगामिनः इतरस्तु प्रजा सर्वा तीरमेवानुगच्छति। अर्थात जो मेरा बौद्ध धर्म है, बौद्ध दर्शन, जो मेरी दृष्टि है, जो सनातन कहा है, उन्होंने बार बार उसे सनत धर्म, आर्य धर्म, सद्धर्म कहा है। तो ये जो सद्धर्म है मेरे द्वारा उपदेशित, और उनका नाम क्या पड़ा, तथागत। जैसे ऋषि आए हैं वैसा ही, यथा ऋषियः आगता तथा यो आगता स तथागता। जैसे सनातन धर्म के पालक ऋषि आए हैं वैसे ही जो आया है उसका नाम तथागत, तथा आगत। कथम आगत, यथा ऋषिया, जैसे ऋषि आए थे वैसा जो आया वो है तथागत। तो तथागत तो स्वयं हिंदू थे और उन्होंने हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, सद्धर्म का प्रचार किया। तो उसकी भी बात नहीं करते राहुल गांधी कि चीन जो सनातन धर्मी था, चीन जो हिंदू था, अथवा मान लो इनको ये भी नहीं पता तो चीन जो बौद्ध था उसकी भी कोई बात नहीं करते। तो वो कम्युनिस्ट चीन की बात करते हैं। कम्युनिस्ट चीन से सीखना है, तो कम्युनिस्ट चीन से क्या सीखना है? तो कम्युनिस्ट चीन से एक तो ये सीख सकते हैं कि माओ ने क्या किया। माओ ने वहाँ की संस्कृति के नाश के लिए को कह दिया कि ये कल्चरल रिवॉल्यूशन है, सांस्कृतिक क्रांति, और वहाँ की लाखों मंदिर, मठ, विहार सब तोड़ डाले। बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, बहुत बड़े बड़े दिव्य और पवित्र भवन, बहुत बड़े बड़े भव्य और श्रेष्ठ भवन, उनको तोड़ दिया, भूमिसात कर दिया, नष्ट कर दिया, मंदिरों को नष्ट कर दिया, आध्यात्मिक केंद्रों को, आध्यात्मिक स्थलों को, तीर्थ स्थलों को सबको नष्ट कर दिया। और 11 करोड़ तो अभी संख्या आई है, शायद इससे ज़्यादा 40-50 करोड़ लोगों को, यानी कम से कम 11 करोड़ तो अब जो ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म है उसको आप आंकड़े पढ़ लीजिए और उसके बाद भी देख लीजिए। तो करोड़ों लोगों को माओ जेडुंग ने मारा। तो क्या वो प्रेरणा लेना चाहते हैं? किसको मारेंगे भारत में? वो किसको मारना चाहते हैं? तो अगर मारना भी चाहेंगे तो किससे मारेंगे? माओ जेडुंग ने चीनियों को कैसे मारा? अभी भी शी जिनपिंग कुछ भी करने में कैसे समर्थ है? तियानमन चौक कैसे हुआ? विद्यार्थियों का जो जुलूस था उसमें तोप चला दी गई, और चीन में 90% लोग आज भी नहीं जानते कि कितने विद्यार्थियों की हत्या की गई तियानमन चौक में। तो क्या वो चाहते हैं? अगर चाहते भी हैं तो वहाँ कैसे हुआ? तो वहाँ ऐसे हुआ कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी जब से सत्ता में आई, परंपरागत चीन में सब वैसा ही था जैसा हिंदू शासन होता है। मंचू जो है वो भरतवंशी ही थे, जैसा प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने अपने कई वीडियो में और लेखों में और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कम्युनिस्ट चीन अवैध अस्तित्व, जो प्रभात प्रकाशन से छपी है, कम्युनिस्ट चीन अवैध अस्तित्व, उसमें बहुत अच्छे से बताया है। तो वहाँ की सेना वैसी ही थी जैसी हिंदुओं की सेना होती थी सदा से, परंपरा से। लेकिन जब से ये माओ जेडुंग आया, स्टालिन के कहने पर इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका ने चीन वाला हिस्सा माओ जेडुंग के हवाले होने दिया, स्टालिन के कहने पर, क्योंकि स्टालिन ने सहयोग किया था और द्वितीय महायुद्ध में माओ जेडुंग ने भी कुछ सहयोग किया था, तो उसमें इसको इनाम दिया, बख्शीश में चीन पर कब्जा करने दिया, हुआंग हुआ पर। तो उसके बाद से इन्होंने क्या किया, कोई चीन में आज कोई राष्ट्रीय सेना नहीं है। देयर इज नो नेशनल आर्मी इन कम्युनिस्ट चाइना।
कम्युनिस्ट चीन में कोई भी राष्ट्रीय सेना नहीं है। जो सेना है वो किसकी है? कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है। तो चीन में राष्ट्रीय सेना नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है। तो क्या राहुल जी ये चाहते हैं कि जब अगर कभी वो सत्ता में आए, किसी कारण जनता उनसे प्रभावित हो जाए, ये सोच के कि अरे ये बहुत उस परंपरा के हैं जो जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थे, राजीव गांधी थे, उस परिवार के हैं, और इनको सत्ता में दे दे जनता, तो ये क्या करेंगे? क्या भारत की सेना को किसी एक संविधान के संशोधन के द्वारा कांग्रेस पार्टी की सेना बना देंगे? क्योंकि चीन में तो यही है, चीन की सेना कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है, लाल सेना है, कामरेडों की सेना है। तो आप कांग्रेस पार्टी की सेना बनाएंगे, भारत की सेना को भंग कर देंगे। मतलब सेना का ढांचा वही रहेगा, लेकिन संविधान में ये लिख देंगे कि ये राष्ट्रीय सेना नहीं है, दिस इज नॉट नेशनल इंडियन आर्मी, ये है नेशनल इंडियन कांग्रेस आर्मी, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की आर्मी है। भारत की सेना को क्या आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सेना बना देंगे? क्योंकि चीन में तो यही है, कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है। उसी के द्वारा तो इतना बड़ा हत्याकांड और नृशंस होता है। और बनाएंगे तो भारत के सैनिक, भारत के सेनापति, सिर्फ सेनापति स्वीकार करेंगे क्या? जिन 3 सेनापतियों ने कह दिया कि हमको सोनिया गांधी जी का प्रधानमंत्री बनना स्वीकार नहीं है, ऐसी जो महान गौरवशाली और भारत की महानता और इसकी संस्कृति से प्रेरित जो हमारी महान भारतीय सेना है, उसके सैनिक और सेनापति, उसके अधिकारी ये स्वीकार कर लेंगे क्या कि आप भारत की सेना को, भारत की राष्ट्रीय सेना को कांग्रेस पार्टी की सेना बनाओ? तो अगर राहुल गांधी को ये लगता है कि स्वीकार कर लेंगे, तो यही कहेंगे कि वो भारत के विषय में कुछ भी नहीं जानते और बहुत ही अबोध शिशु की तरह हैं। तो भारत के लोग कभी भी भारतीय राष्ट्रीय सेना को कांग्रेस पार्टी की सेना नहीं बनने देंगे, ये जानना चाहिए। तो वो क्या करेंगे? चीन में तो माओ ने जो उनके विरोधी थे उनको सेना से मरवा दिया। और अभी हमने कुछ समय पहले एक चित्र देखा है कि जो शी जिनपिंग के पहले जो राष्ट्रपति था वहाँ का, उसको जब शी जिनपिंग का इशारा हुआ तो एक सुरक्षा प्रहरी आया, सिक्योरिटी गार्ड, और उसने कहा उठो और चलो। भारत में तो ये कभी नहीं हो सकता। भारत की संसद में तो कोई सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी ऐसा नहीं कह सकता कि सिक्योरिटी गार्ड आके कहे कि उठिए बाहर जाइए, हो ही नहीं सकता। नरेंद्र मोदी कभी ऐसा नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी, भारत की कोई पार्टी इसे पसंद नहीं करेगी, होगा ही नहीं, तो सहन ही नहीं करेंगे, असंभव है। तो क्या आपको शी जिनपिंग ने जैसे अपने पूर्ववर्ती को सिक्योरिटी गार्ड से बाहर फेंकवा दिया, वैसा कुछ भारत चाहिए? आपको तो आपको फेंका जाए तो आप पसंद नहीं करेंगे, लेकिन जब आप सत्ता में आएंगे तो क्या आप, मोदी जी अगर आ गए तो मोदी जी के जीवित रहते या उस समय मोदी जी के जीवित रहते तो कोई चांस नहीं है, कोई लक्षण नहीं है। लेकिन मोदी जी के बाद मान लो कोई भाजपा का प्रधानमंत्री है और अगले चुनाव में उसके बाद सन 2047 के बाद, 2047 तक तो मोदी जी का टारगेट है और मोदी जी तो अमोघ हैं। आज तक उन्होंने जो लक्ष्य स्थिर किया है वो उसे प्राप्त करके रहे हैं, सफल रहे हैं। तो हम ये मानते हैं कि 2047 तक तो हर हालत में भारत में भारतीय जनता पार्टी का ही शासन रहेगा, क्योंकि मोदी जी ने 2047 का अमृतकाल का शिखर वर्ष घोषित कर रखा है। तो उन्हें बहुत कुछ दिखता है। अब तक के राजनीतिक जीवन से ये प्रकट है कि मोदी जी को दिखता है कि भविष्य क्या है और कैसे आगे बढ़ेगा। आज तक उनकी कोई भी बात हल्की नहीं रही है। तो इसलिए 2047 तक तो पहले मोदी जी और उनके बाद फिर कोई और, योगी जी या अमित शाह या जो भी आए, भारतीय जनता पार्टी का शासन भारत में 2047 तक तो रहने वाला है। अब 2047 में राहुल जी हो सकता है 70 साल के या इससे भी ज़्यादा के हो जाएं, लेकिन एक एक काल्पनिक ख्याल करते हैं कि क्या 70 या 72 वर्षीय श्री राहुल गांधी, क्योंकि कांग्रेस में तो लगता है उनका एक छत्र राज्य रहेगा जब तक वो जीवित हैं, जब तक सांस है तब तक राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो कल्पना कीजिए 2047 के बाद 2024 के बाद 29, 34, 39, 42, नहीं 39, 5, 44, 49 में कोई चुनाव होता है
और मान लो उस समय राहुल गांधी की पार्टी सत्ता में आ जाती है, तो क्या वो भाजपा के जो प्रधानमंत्री रहेंगे उनको सिक्योरिटी गार्ड से कह के बाहर फेंकवा देंगे, जैसे शी जिनपिंग ने किया है? आप चीन से क्या सीखना चाहते हैं? भारत की सेना को भंग करके उसे कांग्रेस पार्टी की सेना बना देंगे, सेना का ढांचा वही रहेगा, संविधान में परिवर्तन ला के कह देंगे कि आज से भारत की ये जो महान सेना है वो कांग्रेस पार्टी की महान सेना होगी, ऐसा करेंगे। और सारा शासन जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी का होता है चीन में, तो यहाँ कांग्रेस पार्टी का शासन होगा, सारे अफसर, सारे ही प्रशासनिक अधिकारी, सारे ही राजदूत सब कांग्रेस पार्टी के लोग होंगे, उसके द्वारा कंट्रोल्ड होंगे। ऐसा भारत आप चाहते हैं क्या? और उस समय जो भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री रहेगा 2049 में, तो उसे आप सिक्योरिटी गार्ड से कह के बाहर फेंकवा देंगे क्या, बाहर निकलवा देंगे क्या? आप क्या चाहते हैं? और जो कांग्रेस पार्टी का विरोध करे तो उसको आप सेना से मरवाएंगे क्या? आखिर आप चाहते क्या हैं? तो ये बातें सब स्पष्ट होनी चाहिए कि श्री राहुल गांधी चीन से क्या चाहते हैं, क्योंकि चीन से उन्होंने चीन का माल भारत के बाजारों में पटवा दिया। उसके लिए वो तो गणेश जी बनाते नहीं, वो तो खिलौना बनाते नहीं, तो वो तो कोई सौदेबाजी हुई होगी, उसमें कुछ कमीशन मिला होगा। कमीशन अकेले राहुल या सोनिया जी ने नहीं लिया होगा, पार्टी को गया होगा और लोगों को गया होगा, सत्ता में आने के लिए लगा होगा कहीं, हमें नहीं पता। आप वो भारत सरकार का काम है, वो हमारा काम भी नहीं है। भाजपा को कोई अधिकार नहीं है कि वो कोई आरोप लगाए इन पर, क्योंकि अगर आप शासन में आ गए हैं तो आप जांच करिए, जांच करके बैठा पकड़ लीजिए प्रमाण सहित, बताइए कि तुमने चीन का माल भारत के बाजारों में बांटने के लिए तुमने चीन से इस तरह से अपने या अपनी पार्टी के नाम से धन लिया था कमीशन के रूप में, अथवा कुछ और तरीके से, उसे हवाला आदि कहते हैं, किस तरह से किया वो देखना भारत शासन का काम है। लेकिन राहुल गांधी को एक राजपुरुष के नाते, एक राजनीतिक व्यक्ति के नाते ये बताना पड़ेगा कि वो चीन से राजनीतिक रूप से क्या सीखना चाहते हैं। बार बार चीन से सीखने कहते हैं तो क्या सीखेंगे वो? भारत की राष्ट्रीय सेना को कांग्रेस पार्टी की सेना बना देंगे, क्या ये सीखेंगे? कांग्रेस पार्टी के विरोधियों को सेना के द्वारा मरवा देंगे, क्या ये सीखेंगे? क्योंकि चीन में यही हुआ है। और स्वदेशी मुहावरों का प्रयोग करते हुए, जैसे अभी उसने कहा है कि युवकों को अपने को नियंत्रित करना चाहिए, संयमित जीवन जीना चाहिए, इस तरह का कोई, तो ये चीन की जो हिंदू धर्म से प्रभावित संस्कार वाली परंपरा है, जनसाधारण चीनी जो है अभी भी हिंदू चित्त का है, हिंदू मानस का है, सनातन बुद्धि वाले मन का है। तो वो इसी तरह का जो नैतिक उपदेश होते हैं ना, माता का सम्मान करो, पिता का सम्मान करो, बच्चों को स्नेह दुलार दो, उनका प्रशिक्षण दो, उनको ठीक से संस्कार सिखाओ, तो उन्होंने भाषा तो वही, माओ ने भी सदा वही। कम्युनिस्टों की विशेषता ये है कि वो जिस देश में होते हैं वहाँ की सुंदर भाषा, वहाँ के मुहावरों का उपयोग बहुत ही क्रूर और निष्ठापूर्ण पैशाचिक कर्मों के लिए करते हैं। श्रेष्ठ संस्कारी भाषा का जानबूझकर दुरुपयोग पैशाचिक और निष्ठापूर्ण कामों के लिए करना, ये कम्युनिस्टों की दुनिया भर में विशेषता है। तो क्या राहुल गांधी यही काम करेंगे? बातें तो प्यार मोहब्बत उसकी करेंगे और असल में समाप्त कर देंगे विरोधियों को, क्या करेंगे वो बताएं? क्योंकि अभी तक तो जो उनके समर्थक हैं, शाहीन बाग में जो उनके समर्थक थे और कई जगह और भी मजहबी उग्रवादी उनके समर्थक हैं, खालिस्तानी उनके समर्थक हैं, बड़े बड़े जो उनके समर्थक आ जाते हैं। आश्चर्य की बात है कि जिस अलगाववाद को कुचलने के लिए इंदिरा गांधी ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि कोई सही बुद्धिमत्तापूर्ण कदम नहीं था, उसका दूसरा तरीका होना चाहिए, पर किया। उससे जो लोग कुपित थे उनके साथ राहुल गांधी देखे जाते हैं, और जो मजहबी उग्रवादी और अलगाववादी हैं उनके साथ राहुल गांधी देखे जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी जो सबको संभाल कर लेकर चलने के लिए प्रसिद्ध थी, उसके स्थान पर वो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, यानी जो एकदम अल्प मत में हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं, जो केवल राज्य के संरक्षण में बोल पाते हैं। दुनिया में कहीं भी वो हो तो 2 मिनट में उनको गोलियों से भून दिया जाए,
इसमें तो खैर मैं भाजपा शासन को भी दोषी मानता हूँ। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जिन लोगों ने ये नारा लगाया, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनका जीवित रहना भाजपा शासन पर भी कलंक है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को जीवित नहीं रहने देना चाहिए। संसार में कहीं भी ऐसे नहीं रहने दिया जाता। लेकिन राहुल गांधी उनके ही साथ हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और सीएए का जो शाहीन बाग आज में विरोध हुआ था, सबके साथ राहुल गांधी हैं। तो राहुल गांधी क्या सीखना चाहते हैं? चीन से उन्होंने नहीं सीखा? चीन में तो जो विरोधी हैं वो बताएं, या ऐसा है कि मोदी जी तो विरोधियों को झेलते रहें, यहाँ तक कि जो देश के विरोधी हैं उनको भी मोदी जी सहन करें? आप इसको मोहब्बत बताएंगे और फिर जब आप शासन में आएंगे तो वो करेंगे जो तियानमन चौक में हुआ। क्या आप वचन देते हैं कि आप तियानमन चौक जैसा कुछ नहीं करेंगे? क्या आप वचन देते हैं कि आप चीन से प्रेरणा लेकर भारत की राष्ट्रीय सेना को कांग्रेस पार्टी की सेना नहीं बनाएंगे? इसलिए उनका कर्तव्य है कि इन बातों के स्पष्टीकरण दें, क्योंकि और चीन से सीखने को क्या है? अगर वो ये कहें कि हम चीन से विस्तारवाद सीखना चाहते हैं, चीन ने हमारी बहुत सी जमीन ले रखी है, हमारा बहुत सा इलाका ले रखा है, अन्य देशों को भी दबा रखा है, मंगोलिया, मंचूरिया, तिब्बत, सिक्यांग आदि को। सिक्यांग तो हमारा ही हिस्सा था और तिब्बत हमारा मित्र देश था। इन सबको जो चीन ने ले रखा है, तो भारत उसके स्थान पर इन सबको लेगा, या तो चीन से ये सीखें। या भारत कहीं और बढ़ना चाहता है मध्य एशिया में पहले की तरह? क्या सीखना चाहते हैं? राहुल गांधी चीन से विस्तारवाद सीखेंगे, या राष्ट्रीय सेना को पार्टी की सेना बनाना सीखेंगे, या तियानमन चौक सीखेंगे, या असहमत लोगों को सेना के द्वारा मरवा देना सीखेंगे? क्या सीखेंगे ये उन्हें बताना चाहिए। ये उनका कर्तव्य भी है। क्या कि चीन से वो सीखेंगे क्या? अगर वो कहें कि हम टेक्नोलॉजी सीखेंगे, तो टेक्नोलॉजी तो व्यक्ति नहीं सीखता, और कांग्रेस पार्टी में तो कोई टेक्नोलॉजी वाला नहीं है। कुछ कुछ व्यक्ति होंगे, कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ता तो जलसा जुलूस, मुहावरा, धक्का मुक्की, पुलिस का बैरिकेड लांघ के कूद जाना, हल्ला करना, अपने आप को प्रताड़ित बताना, है ना, आंसू गैस झेल लेना, पानी की बौछार झेल लेना, फिर भी अडिग रहकर विरोध के नारे लगाते रहना, इसी के एक्सपर्ट दिखते हैं। टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज़्यादा तो ये मुस्लिम संगठनों के कार्यकर्ता टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। तो तकनीक में कांग्रेस पार्टी मुस्लिम संगठनों से आगे है, इसका तो कोई प्रमाण नहीं है। तो उन्होंने तकनीक तो सीखी नहीं है, चीन से क्या तकनीक सीखेंगे? और कोई भी राष्ट्र इस तरह है, दूसरे राष्ट्रों से क्या सीखेगा? तकनीक तो अपने अपने भीतर से ही विकसित होती है। और भारत तो इस समय इलेक्ट्रॉनिक्स में, तकनीक में बहुत आगे बढ़ा हुआ है। अभी हमने चंद्रयान भेज दिया और आगे और भी अंतरिक्ष में अपने यान भेज रहे हैं। तो आप किसको, तकनीक तो सीखने को कुछ है नहीं। शी जिनपिंग से तकनीक तो भारत को सीखनी नहीं है। भारत के वैज्ञानिक, भारत के प्रौद्योगिकीविद, भारत की मेधा स्वयं में पर्याप्त स्वतंत्र है, पर्याप्त सक्षम है, पर्याप्त प्रतिभाशाली है, पर्याप्त समर्पित और संकल्पित है, और बहुत आगे उसमें नवाचार की, नवोन्मेष की, इनिशिएटिव की बहुत ज़्यादा शक्ति है, सहज प्रवृत्ति है। इसलिए भारत के लोगों को आप चीन से टेक्नोलॉजी की प्रेरणा लेनी चाहिए, ये तो आप कह भी नहीं सकते। कहने पर लोग हंसेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी में तो जो भारतीय युवक युवतियां हैं वो सहज ही उनकी गति है और वो बहुत आगे हैं। तो इसलिए जाहिर है कि आप कोई राजनीतिक बात सीखना चाहते हैं चीन से, तो वो राजनीतिक बात क्या है ये श्री राहुल गांधी को बताना चाहिए। जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, एक तो पार्टी सिस्टम खत्म हो जाए, क्योंकि चीन में तो कोई पार्टी सिस्टम है नहीं। क्या राहुल गांधी चाहते हैं कि भारत में ये पार्टी सिस्टम नहीं रहे, केवल राहुल गांधी जी की पार्टी रहे, उसी के लोग सब जगह से चुने जाएं? तथाकथित चुनाव वहाँ भी होता है, पर वो सर्वानुमति का बड़ा मधुर चुनाव होता है, क्योंकि अगर आपने चुपके से नहीं चुना जो अध्यक्ष महोदय चाहते हैं, चेयरमैन चाहते हैं, तो आप साफ कर दिए जाएंगे। अपनी सारी सेना जो है पार्टी की सेना है, आपने पार्टी के चेयरमैन का कहना नहीं माना तो आपका जीवन समाप्त, अस्तित्व समाप्त, आप तो बचेंगे ही नहीं। तो वहाँ भी चुनाव होते हैं, तथाकथित चुनाव, पर वो चुनाव ऐसे हैं कि जो चेयरमैन चाहते हैं वही व्यक्ति चुना जाएगा। चेयरमैन साहब जिसको जिस पद के लिए चाहते हैं वो चुना जाएगा, जो विरोध में होगा उसको साफ कर दिया जाएगा। तो आप ऐसा कुछ चाहते हैं क्या कि एक ही पार्टी रहेगी
आप कह देंगे ये भारतीय राष्ट्रीय पार्टी तो सारे देश से प्यार करती है, आपकी भाषा ऐसी कुछ है, हम सारे देश से प्यार करते हैं। जब सारे देश से हम प्यार करते हैं तो सारा देश हमारा है, तो भारत में एक ही पार्टी रहेगी। क्योंकि इसी तरह की कुछ विचित्र सी भाषा राहुल गांधी बोलते हैं। तो चूंकि कांग्रेस पार्टी और उसके वर्तमान नेता राहुल गांधी देश से मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इसलिए भारत को भी शुक्रगुजार होना चाहिए कि जो हमारा इतना प्रेमी है उसको छोड़ के हम कहाँ जाएं। इसलिए केवल राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ही देश में रहे और कोई पार्टी नहीं रहे, ऐसा कुछ वातावरण बनाना चाहिए। ऐसा इनके मन में होगा, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। इनसे और क्या सीखेंगे? पार्टी सिस्टम समाप्त, लोकतांत्रिक चुनाव यानी जिसमें विपक्ष भी बराबरी करे समाप्त, चेयरमैन जिसे चाहें वही निम्न स्तर से लेके उच्चतम स्तर तक विभिन्न पदों पर चुना जाएगा, है ना। बड़े बड़े कॉरपोरेशन में भी वही चुना जाएगा, सरकारी विभाग में, प्रशासनिक विभागों में, कैबिनेट या तो ढांचा बदल देंगे शासन का, पार्टी के द्वारा ही नियुक्ति होगी। तो कामरेड फलाने जो हैं वो कैबिनेट सचिव होंगे और कामरेड अमुक अमुक जिन्होंने पार्टी में इतने वर्ष काम किया है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता माननीय श्री फलाने जो हैं वो गृह सचिव होंगे और वो उद्योग सचिव होंगे, वो व्यापार वाणिज्य सचिव होंगे, वो शिक्षा सचिव होंगे। आप ऐसे कुछ बता देंगे कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के नेतृत्व में जिसने 10 वर्ष तक काम किया है वो भारत का कैबिनेट सचिव होगा, और इतने वर्ष काम किया है तो उद्योग का, गृह का, सुरक्षा का, चिकित्सा का, अलग अलग विभागों के सचिव होंगे, ऐसा आपका मन होगा। और पुलिस में भी, क्योंकि जब सेना ही कांग्रेस पार्टी की होगी तो पुलिस वो कांग्रेस पार्टी की सेवक होगी, तो पुलिस में भी बड़े अधिकारी वही होंगे जो राहुल गांधी जी के सेवा में सदा तत्पर रहेंगे। आप ऐसा कुछ चाहते हैं क्या कि चुनाव नहीं हो? बाकी लोग आपके अनुसार नफरत करते हैं, तो नफरत करने वाली पार्टी को देश से प्रतिबंधित कर दो। भारत में केवल मोहब्बत की पार्टी रहे, और मोहब्बत की पार्टी वो है जो राहुल जी बताएं, और राहुल जी बता रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मोहब्बत करती है। तो देश से बेइंतहा मोहब्बत करने वाली एकमात्र पार्टी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में रहे, मोहब्बत का माहौल रहे। बाकी सब लोग नफरत करते हैं। अब वो नफरत के कोई लक्षण होंगे कि मोहब्बत ये कहलाती है, नफरत ये कहलाती है, तो कभी बताते नहीं। दूसरे के अस्तित्व का सम्मान करना, दूसरे के गुणों को पहचानना और उसको मान देना, ये प्रेम है, ये तो कभी उन्होंने कहा नहीं। क्योंकि जब वो कहते हैं मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ, भाजपा से भी मोहब्बत करता हूँ, तो भाजपा के अमुक अमुक गुण हैं, अमुक अमुक विशेषताएं हैं, मोदी जी के ये गुण हैं, मैं इनका सम्मान करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि देश में ये गुण फैले। मोदी जी की राष्ट्रभक्ति, मोदी जी की कार्य दक्षता, मोदी जी का कार्य कौशल, मोदी जी का सबको साथ लेकर चलना, मोदी जी का बहुत ही दूर तक सोचकर योजना बनाना, मोदी जी का आत्मविश्वास, मोदी जी का भारत को वैभवशाली बनाने का संकल्प, ये सब सम्मान के योग्य गुण हैं। ये तो उन्होंने कभी नहीं कहा। मोहब्बत तो सदा उसे कहते हैं जिसमें आप जिसे प्रेम करते हैं उसके गुणों का सम्मान करें, उसके गुणों का आदर करें, उसके गुणों को बढ़ाने के लिए संकल्प लें, उसमें अपना योगदान दें। ऐसा तो कभी नहीं कहा। भाजपा से वो बहुत मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत का अर्थ है, उन्होंने तो मोहब्बत का अर्थ घृणा बता दिया है। वो चाहते हैं कि भाजपा नेस्त नाबूद हो जाए, क्योंकि उनको भाजपा से बड़ी मोहब्बत है, और हिंदुओं से भी उनको बड़ी मोहब्बत है, हिंदू समाज नष्ट हो जाए। और मजहबी उग्रवादियों से या विस्तारवादियों से या धर्मांतरणवादियों से वो कोई खास मोहब्बत दिखाते नहीं हैं, लेकिन उनको बढ़ाने में पूरा योगदान देते हैं। तो ये तो कुछ इनकी तो कुछ लोकोत्तर भाषा है, कोई अन्य लोक है, कोई कल्पना का लोक है, इसमें मोहब्बत और नफरत सबके अर्थ बदल जाते हैं। तो भारत से वो इतनी मोहब्बत करते हैं, भाजपा से बड़ी मोहब्बत करते हैं, भारत से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो यहाँ फालतू पार्टियां क्यों हों, वो झगड़े क्यों आपस में? खत्म करो पार्टी वार्टी। तो आप चीन से ये प्रेरणा ले सकते हैं कि अब भारत में कोई पार्टी नहीं रहेगी, अब भारत में केवल हम मोहब्बत का पैगाम लेकर सारे देश में घूमेंगे और हमारी ही मोहब्बत पार्टी रहेगी। बल्कि हो सकता है कि कल को एक अखिल भारतीय मोहब्बत पार्टी नाम रख दें, अखिल भारत, लेकिन उससे शायद समस्या है तो कांग्रेस ही रहने दें, लेकिन उसका घोषणा दे दें कि ये मोहब्बत करने वालों की पार्टी है, मोहब्बत फैलाने वालों की पार्टी है। तो अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी अब केवल मोहब्बत फैलाएगी और मोहब्बत करेगी,
और मोहब्बत के सिवाय भारत में और कुछ नहीं रहने देगी। इसलिए अब कोई पार्टी नहीं रहेगी, भाजपा तो बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है। अब एक पार्टी रहेगी, उसी पार्टी की सेना होगी, उसी पार्टी की पुलिस होगी, उसी पार्टी के प्रशासनिक अधिकारी होंगे, उसी पार्टी के जिन्हें वो चाहेगी वो व्यापारी होंगे, उसी पार्टी के कारपोरेशन के हेड होंगे। बाकी सब जो है वो मोहब्बत के विरोधी हैं, उनको समाप्त कर दिया जाएगा। अडानी और अंबानी तो वो दिन रात करते हैं, इनका तो शायद कचूमर ही बना दें, शायद चटनी ही बना दें, या हो सकता है अचानक उनको वो मोहब्बत में रंगे दिखने लगें। अगर वो इनके साथ आ गए, क्योंकि उन्हें तो व्यापार करना है, तो कहेंगे हाँ अब ये भी मोहब्बत कर रहा है। तो हो सकता है कि अचानक वो अडानी और अंबानी से मोहब्बत करने लगें और कह दें कि ये मोहब्बत करने लगे, अब इनका धर्मांतरण हो गया है, अब इनका स्वभावांतरण हो गया है, इनका स्वभाव बदल गया है, इनका आदत बदल गई है, अब ये नफरत से मोहब्बत में आ गए हैं। तो ऐसा कुछ कह सकते हैं। क्या करना चाहते हैं, क्या कहेंगे राहुल गांधी, ये उन्हें देश के समक्ष बताना चाहिए। क्या मोहब्बत का बे बेरोक बाजार, बेरोक व्यापार भारत में फैलाएंगे, जिसका अर्थ है कि जिन्हें वो नफरत वाले पार्टियां मानते हैं उनको समाप्त कर देंगे। क्या चीन की तरह यहाँ एक ही पार्टी रहेगी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी उर्फ मोहब्बत की पार्टी, ऐसा सोचते हैं। क्या भारत की राष्ट्रीय सेना मोहब्बत की पार्टी के अधीन रहेगी, राष्ट्रीय नहीं रहेगी। क्या भारत के सारे पुलिस अधिकारी जो हैं वो मोहब्बत की कांग्रेस पार्टी, मोहब्बत के मसीहा राहुल गांधी के द्वारा नियुक्त होंगे। क्या चाहते हैं और क्या देश के लिए उनका संदेश है, अपनी मोहब्बत को वो किस रूप में सामने लाना चाहते हैं। चीन से बहुत प्रेरणा लेते हैं वो, बारंबार चीन को भारत के लिए आदर्श की तरह प्रस्तुत करते हैं। तो चीन से उनका आशय कम्युनिस्ट चीन से, उन्होंने कभी हिंदू चीन से कोई प्रेरणा लेने की बात नहीं की, सनातन धर्मी चीन से कोई प्रेरणा लेने की बात नहीं की, बौद्ध चीन से कोई प्रेरणा लेने की बात नहीं की। वो उन्होंने तो कम्युनिस्ट चीन से प्रेरणा लेने की बात कही है। तो वो कम्युनिस्ट चीन से क्या प्रेरणा लेना चाहते हैं ये उन्हें बताना चाहिए। उनका मोहब्बत जो है, उनकी मोहब्बत वो भारत में क्या रंग लाएगी और भारत के प्रशासनिक ढांचे को, भारत के राजनीतिक ढांचे को क्या रूप देगी। क्या वो कम्युनिस्ट चीन जैसा देगी, क्या वो कम्युनिस्ट पार्टी के एकाधिकार की तरह मोहब्बत की पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारत में एकाधिकार स्थापित करेगी, ये उन्हें बताना चाहिए। इतना ही कहना। नमस्कार। बड़ा बढ़िया बताया गुरुजी आपने कि राहुल गांधी और उनकी अखिल भारतीय मोहब्बत पार्टी, ये अच्छा नाम आया, ये राहुल गांधी तक पहुंचना चाहिए। आप भी प्रयास कीजिएगा अपने जो सीक्रेट सोर्सेज होते हैं उनके माध्यम से, कि विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से, कि राहुल गांधी को ये नाम मालूम चले और वो अगले भाषणों में ये नाम कहें कि हमारी जो पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आज से उसको अखिल भारतीय मोहब्बत पार्टी के नाम से भी जाना जाएगा। तो ये बढ़िया मोहब्बत, हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम मोहब्बत करेंगे। अब कभी इटली में करेंगे, कभी जॉर्जिया में करेंगे, कभी कोलंबिया में करेंगे, और चाइना से तो हमारी मोहब्बत है ही। और थोड़ी बहुत मोहब्बत वहाँ से हम सीख करके आते हैं। इन्हें जिम्नास्टिक के लिए भेज देना चाहिए, इनकी मोहब्बत इन्हें समझ में आ जाएगी कि जिम्नास्टिक में जब टांग ऊंचे ऊपर जाती है, एकदम हाथ नीचे आता है, तो किस तरीके से शरीर के परखच्चे उड़ जाते हैं, तब इन्हें मोहब्बत समझ में आएगी, मोहब्बत का दर्द क्या होता है। तो चलिए, राहुल गांधी का दर्द वैसे सब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये अपने आप को जो वंशवादी उत्तराधिकारी समझते थे, सत्ता के अधिकारी समझते थे, इनको वो मिल नहीं रहा है, तो इनका दर्द है। तो इनका दर्द अब मोहब्बत के दर्द के रूप में छलक रहा है। कभी ये लैला मजनू, सोनी महिबा, शीरी फरहाद, रोमियो जूलियट की बात करते हुए भी धीरे धीरे दिखाई देंगे, लेकिन ये राधा कृष्ण की बात नहीं करेंगे, सीताराम की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहां प्रेम की बात है, वहां मोहब्बत की बात नहीं है। इन्हें तो मोहब्बत करनी है, उर्दू वाली, अरबी वाली मोहब्बत करनी है, इन्हें हिंदी वाला प्रेम नहीं करना है। तो ये भी बड़ा अंतर है। तो चलिए, दर्शक जो है वो इस अंतर को समझेंगे और अपने टिप्पणियों के माध्यम से इस कार्यक्रम को कैसा उन्होंने समझा है, क्या उन्हें समझ में आया, वो भी बताएंगे, तो अच्छा लगेगा हमें भी। और बस इसी तरीके से कार्यक्रमों की श्रृंखला जम्मू टॉक्स पर लगातार चलती रहेगी। आप सभी से निवेदन है, हमारे सदस्य बनिए, मेंबर बनिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन भी करिए, और सहयोग करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग सभी लोग। गुरु जी आपका बहुत प्रणाम, नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम। नमस्कार। नमस्कार।